हाँ जी, चलो। किस किस ने पढ़ा था लास्ट ईयर? तो वैसे आपने नहीं पढ़ा कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में से, लेकिन आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जो आपको इवन की शायद एग्ज़ाम में भी थे कि असाइनमेंट्स बनाने थे। उसमें आपने जो असाइनमेंट्स बनाने थे वो आपको बनाने थे अबाउट डिज़ास्टर्स। जो हम डिज़ास्टर देखते हैं, वेदर इट्स ए नेचुरल डिज़ास्टर और एंथ्रोपोजेनिक और वी कैन से मैन मेड डिज़ास्टर। लेकिन नाइन्थ में आपका जो सिलेबस था वो था द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स एंड द मिटिगेशन मेजर्स। जो आपका नाइन्थ का सिलेबस है, प्रीवियस चैप्टर में आपने जो पढ़ा कि जब डिज़ास्टर आता है कोई, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर भी बोलते हैं, वहाँ पर आपको सिंपली पढ़ना था कि उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, वो चीज़ आपने वहाँ पे पढ़ी। या मिटिगेशन मेजर्स कि ज्यूरिंग डिज़ास्टर्स हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि हम ज्यूरिंग डिज़ास्टर उन चीज़ों से बच सके, डिस्ट्रॉय होने से बच सके या ज़ख्मी विक्टिम होने से बच सके। लेकिन जो आपका टेंथ का सिलेबस है, जो इसमें एक ही यूनिट है, दूसरा है इसमें आपका रोड सेफ्टी पे। ये यूनिट जो है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स, वहां पर आपने क्या देखा? द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड द मिटिगेशन मेजर्स। यहां पर आपको देखना है कि ज्यूरिंग डिजास्टर, अब डिजास्टर हुआ, उस टाइम पे हम किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किन डिफरेंट तरीकों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करेंगे, इसमें एक स्लाइड है, व्हाट इज ए डिजास्टर। एक स्लाइड यहाँ पर बनाई है मैंने, व्हाट इज ए डिजास्टर। ये अगर हम सिंपली डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ए डिजास्टर इज द सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी कॉजिंग और threatening to cause widespread human, material or environmental losses which render the affected community unable to cope using its own resources. डिजास्टर, सिंपली हम एक डिजास्टर की एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। अगर हम बात करेंगे कि JNK की, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोन टू द अर्थक्वेक्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स देखे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेचुरल डिजास्टर आपने उनमें से देखा है दैट इज अर्थक्वेक्स। ठीक है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, या अगर उस टाइम पे इवन कि आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ भी उतनी भी नहीं है, 2005 जब यहाँ पर अर्थक्वेक एक आया, उसका जो एपिसेंटर था मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, इवन यू कैन नॉट इमेजिन। मैं उस टाइम पे 8th में पढ़ता था कि जब वो अर्थक्वेक हुआ तो उस टाइम पे लगा कि सच में इट्स द एंड ऑफ द टाइम, जैसे कयामत है। उस दिन हमने देखा कि हाल क्या था लोगों का, या ओवरऑल कितनी डिस्ट्रक्शन हुई। तो ये डिजास्टर होता है। इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है कि तीन चीज़ों की डिस्ट्रक्शन होती है इसमें। फर्स्ट वन, अगर हम बात करेंगे इंसान, ह्यूमन, हमारी डिस्ट्रक्शन होती है। किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, तो अचानक से क्या हुआ, अल्लाह ताला बचाए, कि अचानक से अर्थक्वेक हुआ। तो मे बी इतना ज़्यादा, उसमें इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है कि आपको पता ही है, बिल्डिंग जो है वो ये ढेर हो सकती है। तो उस टाइम पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसका लॉस होगा? सबसे पहले जितनी भी ह्यूमन लाइफ इस बिल्डिंग में है उसका लॉस होगा। ठीक है, दूसरा कि आपके पास जो बिल्डिंग थी उसका लॉस हो रहा है। तीसरा कि आपका जो एनवायरनमेंट, उसका लॉस हो रहा है। अब ये चीज़ तो हमें अब समझ आती है कि ह्यूमन लॉस हो रहा है, ठीक है, इंसानों की जान जा रही है, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो रही है। एनवायरनमेंट को कैसे इससे हम बोल सकते हैं कि डैमेज हो रहा है या एनवायरनमेंट हमारा लॉस हो रहा है? कोई मुझे आप में से बता सकता है? बोल सकता है कोई? ये प्रॉपर्टी सारी एनवायरनमेंट में ही आती है। एक तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये एनवायरनमेंट में आती है। दूसरा ये कि जब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डिज़ास्टर, सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर नहीं ले रहे, हम दोनों टाइप्स ले रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर भी एंड एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर भी, जिसको हम बोलते हैं मैन मेड डिज़ास्टर, दोनों हम ले रहे हैं। अगर हम बात करेंगे वॉर्स की, क्योंकि वॉर्स जो है ना, जंग, ये किस में आएगी?
मैन मेड डिज़ास्टर में, या एक्सीडेंट्स की बात हम करेंगे, ठीक है। अब चलो हम वॉर की एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं आपको बस डिज़ास्टर समझा रहा हूँ किस तरीके से, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि इंसानों की जानें जा रही है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, लेकिन अब एनवायरनमेंट कैसे लॉस हो रहा है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, ये बैलेंस्ड रहना चाहिए। ये इसमें अगर आपने साइंस में फूड चेन पढ़ी होगी, अगर उस फूड चेन में आप एक चीज़ निकाल दो, क्या वो चेन कंटिन्यूसली रहेगी? वो चेन क्यों है? ये एक बैलेंस है जो एनवायरनमेंट में ज़रूरी ना रहना चाहिए। एनवायरनमेंट जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। आप आए दिन आज देखते हो कि आपने न्यूज़ में सुना, यहाँ पर जो बेयर था उसने अटैक किया, यहाँ पर लीपर्ड था, लीपर्ड अटैक हुआ। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट, जो उनका एनवायरनमेंट था, उनका हैबिटेट था फॉरेस्ट, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो ओब्वियसली वो कहाँ की ओर मूव करेंगे? सिटीज, विलेज, रूरल एरियाज की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट में हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही कोई डिजास्टर आता है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड डिजास्टर हो, यहाँ पर क्या है, सिंपली जो बहुत सारी डेथ्स हो गई। फॉर एग्जांपल एक शहर ले लो आप, एक सिटी ले लो, या एक स्टेट ले लो आप, अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारी डेथ्स हुई। अब जो खुद इसमें रह रहे हैं, क्या वो खुद को पहले बचाएंगे कि उनको सेव करेंगे? वो किसकी तरफ जाएंगे पहले? खुद को, अपनी प्रॉपर्टी की तरफ लगे हुए होंगे कि हमें, हमारा इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो जो वहां पर एनिमल्स की डेथ हुई होगी, ह्यूमंस की डेथ हुई होगी, तो इससे क्या हो सकता है, अगर मतलब हमने टाइम पे हमने इनको रेस्क्यू नहीं किया, तो क्या हो सकता है, मतलब ये डेड बॉडीज वहीं की वहीं रहेगी, इनमें डिजीज लग जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ये डिजीज फैल जाएगी। हमारी हमारी जो सराउंडिंग्स है उनमें ये डिजीज फैल जाएगी। अभी तो हम इसी से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ क्या होगा? एपिडेमिक्स। ठीक है, एपिडेमिक्स किसको हम बोलते हैं? वबा। क्या बोलते हैं हम? वबा। कोई ऐसी डिजीज जो जल्दी फैलती है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई डिजीज लगी है तो मेरी वजह से किसी और को भी ये लग सकती है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? तो डिजास्टर क्या है? सिंपली इट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स है हमारे पास डिजास्टर में। वन इज नेचुरल डिजास्टर एंड द सेकंड वन इज एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स। ठीक है, दोनों नेचुरल डिजास्टर्स भी हम आए दिन देखते रहते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स भी हम देखते रहते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल डिजास्टर होता क्या है। व्हाट इज ए नेचुरल डिजास्टर? ए नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक और हरिकेन दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। देखो, नेचुरल वो है जिसमें ह्यूमंस की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमंस की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक होता है, क्या कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है? नहीं, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं। फ्लड्स आते हैं, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है? कोई नहीं। ड्रॉट्स, काहत साली पड़ जाती है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है? नहीं। तो ये कैसे आते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेचुरल डिजास्टर्स? अगर हम एक एंगल से देखेंगे तो ह्यूमन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ह्यूमंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल डिजास्टर्स। कैसे? हाउ? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, नाउअडेज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये है ना, फ्लड्स क्यों आते हैं? जब ग्लोबल वार्मिंग, जो हमें अर्थ का टेम्परेचर चाहिए था लेकिन वो उससे एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह जो है ना, ये मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है। ड्रॉट, काहत साली क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन। हमने डिफॉरेस्ट्रेशन कर दी, बारिश ही नहीं हो रही। ड्रॉट क्या है? ये एक नेचुरल डिजास्टर है। तो एक एंगल से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, इंसान उसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन जब दूसरे एंगल से हम देखते हैं, वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस है। डायरेक्ट तो नहीं है, बट वी आर इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज नेचुरल डिजास्टर्स। ये आपको बात समझ आई? मैंने आपको दो ही एग्जाम्पल दी। वन इज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड वन इज ड्रॉट, जब काहत साली पड़ जाती है, रीजन क्या है? डिफॉरेस्ट्रेशन। बारिशें टाइम पे नहीं होती है, जिसकी वजह से काहत साली ड्रॉट पड़ जाता है। या बाकी हम देखेंगे, क्योंकि 2014 में वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जो जम्मू एंड कश्मीर में, जो पर्टिकुलरली इन कश्मीर, जो फ्लड्स आए, सैलाब आए।
रीजन क्या था? सैलाब आने का रीजन क्या था? उसमें भी हमारी कोई ना कोई कमी रही होगी। मतलब ये तो कोई नहीं बता सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, बिकॉज इट्स नेचुरल। लेकिन हमारी भी कोई कमी रही होगी, इसीलिए ये डिजास्टर्स आए। ठीक है, तो मेन जो आपको इस यूनिट में पढ़ना है कि टॉपिक, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द डिजास्टर्स। दैट मीन्स हमें इसमें पढ़ना है सर्वाइवल स्किल्स। क्या पढ़, हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास कुछ स्किल्स होंगे, कुछ ऐसे मतलब वो चीज़ें हमें आती होंगी, वो चीज़ें हमें पता होंगी कि ड्यूरिंग डिजास्टर, जब भी चाहे फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, कोई भी डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर हो, उस टाइम पे अगर ये बंदा स्किल्ड है, जो देख रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, मैं स्किल्ड नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट मुझे करना क्या है, इस बंदे के साथ, इस विक्टिम के साथ मुझे करना क्या है, ये मुझे पता ही नहीं है। आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, या किसी ना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाइक राइड कर रहा हो तो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चला रहा हो तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट डिफरेंट काइंड्स के। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इससे पहले भी मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी। मेरा ही एक रिलेटिव है फ्रॉम माई मैटरनल साइड, वो पॉपुलर ट्रीज काट रहे थे, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। तो वो साइड में बैठा था, जैसे ही पॉपुलर ट्री गिरा, उसका जो टॉप वाला साइड था पॉपुलर का, वो ऊपर उठा और उसके बैक पे हिट हुआ, वो यहाँ पे। उस टाइम पे अब अगर वहां पर जो बंदे थे, जो उसके साथ थे, उनको करना क्या था? या हमारे यहाँ पर अभी फुटबॉलर्स बैठे हैं कि इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई प्लेयर आया अपोजिट साइड से, उसने मुझे किक किया यहाँ पे नीचे एंकल में। अब हम क्या करते हैं? वन सो कॉल्ड बहुत जल्दी जल्दी हॉट वॉश, यही बोलते हैं ना, उठो आप थोड़ा चलो। लेकिन ये गलत है। ये हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे वो बाप दादा ने कहा है कि जब भी लगे एंकल ट्विस्ट हो जाए तो उसको उठा और इसको बोलो चलने के लिए। ये नहीं करना है। दैट मीन्स वी आर अनस्किल्ड देयर, हमारे पास स्किल नहीं। करना क्या है, जहां पर इसको लगी है ना, इसको वहीं पे रखना है, रेस्ट में, टोटल मूवमेंट नहीं। आपने इंटरनेशनल मैच देखे होंगे, जब भी कोई किसी को इंजरी हो जाती है, वो उसको ऐसे मतलब कंधों पे अपने बाजू रखें, उसके बाजू रखेंगे, फिर उसको ऐसे चलते हुए नहीं ले जाएंगे, वो वहां पर क्या लाते हैं? स्ट्रेचर। और जब स्ट्रेचर पे भी रखते हैं, पूरे बेल्ट्स वगैरह उससे बंद रखते हैं, ताकि इसकी बॉडी को मूवमेंट ना मिल जाए। रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा ये नी ट्विस्ट हो गया, ठीक है, ये थोड़ा इसकी जो बोन है ये थोड़ी मुड़ गई, फॉर एग्जाम्पल खेलते खेलते। अब जैसे ही आप लोग आओगे, आप मुझे उठाओगे, चलो सर आप थोड़ा वॉक कीजिए। अब ये मुड़ी हुई है ना, जहां पर ये है बोन, ये तो वही है ना अभी, लेकिन जैसे ही इसको मैं मूवमेंट दूंगा, अगर ये अभी थोड़ी जुड़ी हुई थी, जैसे ही मैं इसको मूवमेंट दूंगा, ये पूरी कट हो सकती है, लिगामेंट पूरा कट हो सकता है। किसकी वजह से? जब मैंने इसको मूवमेंट दी। तो ये क्या है कि मैं अनस्किल्ड हूं, कि मुझे नहीं पता थी मुझे इस टाइम पे करना क्या। यहां पर मुझे क्या करना था? मुझे इसको ऐसे ही रखना था, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी नी में, डायरेक्ट इसको मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना। दैट इज वाई कि हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, हम उनको ऐसे ही उठाते हैं, ग्रैब करते हैं। अगर किसी की हड्डी टूटी हो, वो और ज्यादा टूट जाती है। रीजन ये है, हमें पता नहीं होता है ड्यूरिंग रेस्क्यू हमें करना क्या। वो चीजें आपको यहां पर सीखनी। सर्च एंड रेस्क्यू में आपको ये सीखना है कि सर्वाइवल स्किल्स आपको सीखने हैं। सर्वाइवल स्किल्स में दो चीजें आती हैं, वन इज सर्च एंड रेस्क्यू एंड द सेकंड वन इज फर्स्ट एड। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू होता क्या है? पीछे ले जाओ, पीछे, बैक, आगे, आगे करो, आगे आगे आगे, और आगे, हाँ, यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू होता क्या है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइफ सेविंग प्रोसीजर इज सर्च एज वेल एज रेस्क्यू ऑफ द विक्टिम्स फ्रॉम द
site of disaster without wasting the time. Search and rescue is a well planned activity performed either by, मैं इन नटशल, ये तो डेफिनेशन है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या मतलब कि सर्च क्या होता है और रेस्क्यू क्या होता है। आपने सिंपल वर्ड्स में सुना होगा कि हम यहाँ पे गए थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल इधर चली गई, फिर हमने भेजा 2-3 बंदों को, वो सर्च कर रहे थे। सर्च मीन्स कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ कोई चीज़ खो गई है उसको आप ढूंढ रहे हो। बट रेस्क्यू इज अनदर थिंग। सर्च तो कोई भी कर सकता है। मैं किसी भी अनस्किल्ड पर्सन को बोल सकता हूँ कि चलो मैंने वहाँ पर एक चीज़ रखी थी, वो खो गई, उसको ढूंढ के लाओ। वो जाएगा, चलो उसको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन वो ढूंढ के लाएगा। बट जो रेस्क्यू है, ये कोई अनस्किल्ड बंदा नहीं कर सकता। रेस्क्यू में क्या होता है, वो सारे स्किल्ड होते हैं, ठीक है, और इन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई होती है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो होती है ना, इन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई होती है। लेकिन कुछ जगहों पर हम देखते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, कि फिर हमें होता है ना शौक हीरो बनने का, कहीं पे कुछ हो जाता है, हम दौड़ पड़ते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। परसों की एग्जांपल मैं आपको एक दूंगा, जिस दिन हमारा फाइनल था श्रीनगर में। फाइनल के बाद, मैच के बाद हम बैठे थे, मुझे कॉल आई घर से, वो हमारा एक रिलेटिव है, उनके घर में आग लग गई। ठीक है, किस्मत में था, होता है, फायर इंसिडेंट था। लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा कि एक बंदा मुझे बोल रहा है ऊपर तो आग जल रही थी, मतलब अपनी इंटेंसिटी पे थी फायर, लेकिन दूसरा बंदा गया, वो नीचे से गया और मतलब उनके केटल से उस रूम में वो उनको निकालने लगा। अभी कोई फायर सर्विस वाले नहीं आए थे, वो खुद ही मतलब काइंड ऑफ हीरो बन रहा था। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अनस्किल्डनेस, कि उसके पास स्किल नहीं था, वो सोच नहीं रहा था कि मुझे इस टाइम पे करना क्या। लेकिन कहीं पर हम देखते हैं कि कोई कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि दैट J&K इज ए अर्थक्वेक प्रोन एरिया, है ना, लेकिन उतना भी हमें नहीं पता है। हम बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अगर हम जापान की बात करेंगे, वहां पर आए दिन अगर हफ्ते में 2-3 अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। अब अगर उनको हम बोलेंगे लोकल रेस्क्यूअर्स या कम्युनिटी रेस्क्यूअर्स। जो कहीं पर डिजास्टर आ रहा है ना, हमें पता है कि ये डिजास्टर्स इस एरिया में फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होता है, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स वगैरह। ये जो वहां पर वो जो कम्युनिटी रेस्क्यूअर्स होते हैं, नो डाउट उनको कोई ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, लेकिन वो उस एरिया में रहते हैं और उनको पता होती है हमें किस तरीके से जो विक्टिम्स है उनको रेस्क्यू करना, उनको ये चीज़ पता होती है। वो इस चीज़ का वेट नहीं करते हैं कि कोई डिजास्टर आया, इससे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, वो इस चीज़ का वेट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो खुद स्टार्ट करते हैं, और कब तक, जब तक जो स्किल्ड जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है वो इस साइट पे ना पहुंच जाए, वो फिर उनके हवाले करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होती है कि हमें किस तरीके से सर्च करना है, किस तरीके से हमें विक्टिम्स को रेस्क्यू करना है। ठीक है, तो इसमें दोनों का रोल रहता है। एक तो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है, ठीक है, वो यहाँ पर पहुँच जाती है, उनके पास स्किल होता है, उन्होंने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हुई होती है, तो ये करते रहते हैं, वो उनका मतलब रोज़मर्रा का काम है, वो उसी के लिए। लेकिन उनके पहुँचने से पहले वो जो वहाँ पर लोकल्स है, जो बचे हुए होते हैं, वो सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं तब तक, क्योंकि उनको पता होती है कि हमें इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई है, अब हमें किस तरीके से रेस्क्यू करना है, किस तरीके से सर्च करना है। आगे, trained and skilled rescuers. Many a times the disaster is beyond the capacity of the local community. अभी ठीक है, कोई डिजास्टर आया कि यहाँ पर क्या है कि जो लोकल कम्युनिटी थी, कि इनको आदत थी इन डिजास्टर्स को कोप करने की, यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू करने का। लेकिन कभी कभार ऐसा एक कोई डिजास्टर आता है कि जो लोकल कम्युनिटी, जो लोकल रेस्क्यूअर्स होते हैं, ये मतलब उनके माइंड से भी बाहर होता है, उनको भी समझ नहीं आएगा कि हमें इस टाइम पे करना क्या है। वहां पर हमें किन की जरूरत पड़ती है? वो जो वेल ट्रेन्ड स्किल्ड सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है, क्योंकि उनको लोकल जो मतलब मामूली डिजास्टर्स होते हैं ना, उनको उस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया जाता है, बल्कि जो इंटेंस डिजास्टर्स होते हैं उन सब चीजों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। क्यों?
क्योंकि उनको पता है कि वो तो जो छोटे मोटे डिजास्टर्स तो आते रहते हैं, वहाँ पर लोकल जो कम्युनिटी है वो भी तो हेल्प करेगी वहाँ पर। नो डाउट हमें भी जाना है वहाँ पर जो स्किल्ड होते हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी हेल्प करेगी। लेकिन जब कोई ऐसा डिजास्टर आता है जो मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, तो उस टाइम पे लोकल कम्युनिटी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। वहाँ पर मेन रोल किनका रहता है? जो वेल ट्रेन्ड या स्किल्ड सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है। अब सर्च एंड रेस्क्यू टीम होनी कैसी चाहिए? सर्च एंड रेस्क्यू टीम होनी कैसी चाहिए? आगे करो। टीम कंपोजिशन, बैक। टीम कंपोजिशन कि जो आपके पास सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इसका कंपोजिशन कैसे होना चाहिए? कंपोजिशन मतलब जब भी हम आज हमें टीम निकालनी थी फुटबॉल के लिए, हम ऐसे ही नहीं देखते हैं चलो यामिन खेलेगा, ये खेलेगा, वो खेलेगा, नहीं। हम ये नहीं देखते कि उसको फुटबॉल पैर के पास रखनी आती है तो खेलेगा, नहीं। हम ये देखते हैं कि अगर हमें स्ट्राइकर, ये बंदा स्ट्राइकर है, ये डिफेंस पे है, ये गोलकीपर है, ये मिडफील्डर है, ये हम सारा देखते हैं कि हमारे पास ये प्लेयर्स बराबर है कि नहीं। ये नहीं कि सारे मिडफील्डर्स उठाएंगे 10 के 10, सारे डिफेंडर्स उठाएंगे, सारे गोलकीपर्स उठाएंगे, तो ये इसकी कंपोजिशन, एक कॉम्बिनेशन नहीं बनती। या आप क्रिकेट में देखोगे, क्रिकेट में आप ये नहीं देखोगे कि 11 के 11 बॉलर्स है, 11 के 11 ऑलराउंडर्स है, 11 के 11 बैट्समैन, नहीं। वहां पर भी एक कंपोजिशन होता है कि आपने 5 बैट्समैन खिलाने हैं, एक ऑलराउंडर खिलाना है और 5 बॉलर्स खिलाने। ये कंपोजिशन होता है। ये ऐसे ही नहीं उठे तो बना दी टीम, ये लो सारे बॉलर्स, ये लो सारे बैट्समैन, नहीं। एक कंपोजिशन होता है। इसी तरीके से जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इसकी भी एक कंपोजिशन है। वो कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए? आगे, हाँ, सबसे पहले ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स बोथ मेल एंड फीमेल। आपकी जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम, इसकी कंपोजिशन कि कौन कौन से बंदे इसमें आपको रखने हैं सर्च एंड रेस्क्यू टीम में। पहला क्या है? ट्रेन्ड इंडिविजुअल। सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल्स आपको लेने जो ट्रेन्ड होंगे, जो स्किल्ड होंगे, जिनको पता होगी कि ड्यूरिंग डिजास्टर्स हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। और प्लस वो दोनों, इसमें दोनों होने चाहिए, मेल भी और फीमेल्स भी, ठीक है। ये हम जब आगे जाएंगे बाकी लेक्चर्स पे, वहां पर आपको खुद समझ आएगा कि क्यों जरूरी है मेल का भी होना इस टीम में और फीमेल का भी, ठीक है। सेकंड, हैविंग गुड फिजिकल स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी ऐसे बंदे को लिया कि इसने देखा ये सर्च कर रहा है, रेस्क्यू टीम ने हमने ऐसे बंदे को लिया कि ये डेब्रिस हटा रहा है, मलबा हटा रहा है, वहां से इसने एक विक्टिम उठाया जो भी सांसें ले रहा है, कि आप मान लो 50% है इसके बचने के और 50% है जाने के, ठीक है। अब मैंने रेस्क्यू टीम में एक ऐसा बंदा रखा है कि इसके पास स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, ये मतलब एक साइड से अकेला है, इसकी टीम बाकी साइड से। ये क्या कर रहा है? जैसे ही ये उठाने की कोशिश कर रहा है, ये खुद गिर पड़ता है। ये मोइन तो ईशान एकाइम्स तुल कमजोर बंदा है। क्या होगा? अभी तक थे 50% चांसेस उसके बचने के, अब क्या है? 100% चांसेस है उसके ऊपर जाने के। रीजन क्या है? बिकॉज वो जो बंदा है जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम में है, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स मींस इसमें वो फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये चीज़ों को उठा सके, ये मलबे को हटा सके, डेब्रिस को हटा सके, वो स्ट्रेंथ इसमें होनी चाहिए। तो जब भी कोई सर्च एंड रेस्क्यू टीम आप लोगे, उसमें आप वो इंडिविजुअल्स लोगे जिनका जो फिजिकल स्टेट्स जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, मतलब फिजिकली आसन तम फिट। तीसरा, इमोशनली बैलेंस्ड एंड विलिंग टू वर्क इन एन इमरजेंसी सिचुएशन एट ए वेरी शॉर्ट नोटिस। डिजास्टर किसी को पूछ के नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखना। डिजास्टर किसी को पूछ के नहीं आता है। आज तक आया किसी को पूछ के कि आज मैं आऊँगा रात के 12 बजे हिला डालूंगा? आया है? आया है? नहीं आया, ठीक है। तो डिजास्टर किसी भी टाइम पे आ सकता और कभी भी आ सकता। तो वहां पर क्या होना चाहिए? जो आपकी सर्च एंड रेस्क्यू टीम, क्योंकि जैसे ही डिजास्टर आएगा आपको उनको शॉर्ट नोटिस पे बुलाना है। ये नहीं कि वो बोलेगा कि अगर फीमेल है कि मैं मायके गई हूँ कल आऊँगी, चलेगा? नहीं। कोई जो मेल है वो सो रहा होगा, भाई अभी सो रहा हूँ
1 घंटे के बाद आऊँगा। नहीं, ऐसे बंदे नहीं चाहिए हमें सर्च एंड रेस्क्यू टीम में कि कॉल आई, फीमेल कहीं अगर वो मायके है कहीं पे भी है, विद इन नो टाइम वो साइट पे पहुंच जाएगी जहां पर डिजास्टर आया। मेल है, अगर वो सोया है रात के 1 बजे है, ठीक है, मस्त सोया है, नींद में है, फोन आया यहाँ पर ये डिजास्टर आया, यहाँ पर आपको पहुंचना है। ये आप बंदे आपको किस में चाहिए? सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी वो शॉर्ट नोटिस पे आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। एक तो ये चीज, और वो इमोशनली बैलेंस्ड होने चाहिए। इमोशनली बैलेंस्ड क्या होता है कि आप में से मे बी किसी के साथ हुआ मत होगा, आपने अपनी आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट देखा, मतलब बुरी हालत हो गई उसकी। अब इतना है कि ये जैसे मैं देख रहा हूं कि 20% ये मतलब अभी सांस ले रहा है, कि इतना तो चांस बन सकता है कि अगर हम इसको हॉस्पिटल पहुंच जाए मे बी इसकी जान बच जाए, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है इसका ड्यू टू द एक्सीडेंट। अब इमोशनली बैलेंस्ड क्या हुआ कि जैसे ही मैं इसके पास जाऊं, पता वन कशर पे बोस बाहर ही नहीं पता तमिस कुन वुचनस, तमिस इस हालत, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था कि उसकी एक्सीडेंट की वजह से इतनी ज़्यादा बुरी हालत हुई थी। दैट मीन्स आई एम नॉट इमोशनली बैलेंस्ड। मुझे उस टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। मुझे ये नहीं देखना है कि इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी जो इंटेस्टाइन्स है वो बाहर निकले हुए, नहीं, मुझे इसको उठाना है, चाहे कपड़ा मिल जाए, बांधना है और हॉस्पिटल ले जाना है। ये बंदे चाहिए हमें किस में? सर्च एंड रेस्क्यू टीम, जो इमोशनली बैलेंस्ड। अगर ऐसे बंदे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ को कोई का है, कोई अब डेब्रिस के नीचे है, अब स्लैब का एक टुकड़ा है वो उसके पेट के अंदर गया, ये सिचुएशन है, ठीक है ना। ये सिचुएशन अपने आपको अपने माइंड में रखनी है। क्या मैं तब सर्च एंड रेस्क्यू कर सकता हूं जब मैं इमोशनली, यहां से तो मैं मतलब मेल भी है मेरी टीम में, फीमेल भी है, प्लस फिजिकल स्टेट्स भी है, जबरदस्त स्ट्रेंथ है, लेकिन जब यहां पे पहुंच जाता हूं यहां पर वीक, यहां पर बंदा करेगा क्या? या तो उसको वहीं छोड़ना है ना, उसकी डेथ होगी, फिर आपको नहीं निकलना है ना, फिर आपको इस टीम में एंटर ही नहीं होना है एज ए रेस्क्यूअर। आपको क्या है कि इसके पेट में सलिया घुसा है, ठीक है, आयरन रॉड घुसी है, और आपको पता है कि मतलब हालत बुरी है, मुझे इसको रेस्क्यू करना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मैं डर रहा हूँ इसको हाथ लगाने से, इसके इंटेस्टाइन्स बाहर निकले हुए हैं, नहीं, यहाँ पर मुझे इमोशनली स्ट्रांग होना है, कपड़ा बांधना है, इसको ले जाना है सेफ साइड पे, वहां से इसको हॉस्पिटल लिया जाएगा, ठीक है। तो टीम कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए? मतलब ट्रेंड इंडिविजुअल्स होने चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल, प्लस फिजिकल स्टेट्स होना चाहिए, मतलब फिजिकली वो फिट होने चाहिए, इमोशनली बैलेंस्ड। इमोशनली बैलेंस्ड मीन्स जो मैंने आपको अभी समझाया, डरना नहीं है, चाहे कोई भी हालत हो विक्टिम की, आपको डरना नहीं है, यू हैव टू बी स्ट्रांग एट दैट टाइम, ठीक है। अब ये जो टीम कंपोजिशन है, टीम कंपोजिशन में कोई भी टीम ले लो आप, हर एक टीम का अपना लीडर होता है, हर एक टीम का अपना लीडर होता है, और इस टीम का लीडर होना कैसा चाहिए? टीम लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? टीम लीडर ऐसा होना चाहिए, है ना? क्या मस्त पोज में यहाँ पे, हाँ, ठीक है। टीम लीडर ऐसा होना चाहिए। आगे का, आगे, हाँ, या, थैंक यू। ही शुड बी ए गुड ऑर्गेनाइजर। सर्च एंड रेस्क्यू टीम का जो लीडर है ना, वो होना कैसा चाहिए? अ गुड ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मीन्स यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट्स पर्सन है, हु इज एन ऑर्गेनाइजर? हाँ, ऑर्गेनाइजर आपने सुना होगा ना भाई, ये टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? ऑर्गेनाइज मीन्स टू गिव ए वे, एक वे देना, ठीक है। मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, 32 टीमें, हाँ 32 टीमें, फिर मुझे पता नहीं, ये ऑर्गेनाइज नहीं करना। 32 टीमें जो है, 32 टीम्स है, इनको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि ये आपस में किस तरीके से मैच जो है वो खेल रहे हैं, और डिफरेंट स्टेज पे जा रहे हैं। पहला एक स्टेज है, 16 टीम्स बाहर जाएंगी, 16 टीम्स आगे जाएगी नेक्स्ट स्टेज पे, फिर 16 टीम्स में 8 बाहर जाएगी, 8 थर्ड स्टेज पे जाएगी, फिर 4 बाहर, फिर
4 नेक्स्ट स्टेज पे, फिर 2 बार 2 फाइनल और एक विनर निकलेगा वहां पे। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट। यहाँ पर इसको तो कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करना है, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज क्या करना है, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम में जो भी बंदे होते हैं ना, उनका बस ये काम नहीं है ये गए और मलबा हटाया और विक्टिम को बाहर लाया ना, इनके अपने अपने डिफरेंट काम होते हैं। टीम जो है ना, टीम कंपोजिशन हमने देखा कि इतने सारे बंदे, ये जरूरी नहीं कि 10 ही बंदे होने चाहिए, आप जितने रख सकते हो, जितने विलिंग है काम करने के लिए उनको रख सकते हैं, लेकिन उनको जो काम है ना वो असाइन करना है। ड्यूरिंग डिजास्टर्स आप क्या करोगे, आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर बिल्डिंग क्रैश कर जाती है या कहीं पर एक्सीडेंट होता है, वहां पर आपने देखा होगा वो येलो कलर के रिबन फिर बांधे जाते हैं। वो जो है बांधने वाला है ना, वो रिबन बांधने वाला उस सराउंडिंग में वहां पे, वो भी इसी सर्च एंड रेस्क्यू टीम में होता है और उसका काम वही होता है। दूसरा बंदा नहीं आएगा जिसको विक्टिम्स को सर्च करना है ना, वो नहीं आएगा और उसके बदले वो काम करेगा। दैट मीन्स कि वहां से एक कम हो रहा है ना, तो उस उतने में क्या होगा, कोई बच सकता था, उसकी डेथ हो सकती है। तो टीम लीडर क्या होना चाहिए, ही शुड बी अ गुड ऑर्गेनाइजर। उसको पता होनी चाहिए ड्यूरिंग सर्च एंड रेस्क्यू मुझे किस तरीके से अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से अपनी टीम को डिफरेंट जो काम है वो असाइन करने हैं, ठीक है। दूसरा, ही शुड बी अ मॉरल बूस्टर। मॉरल बूस्टर, मॉरल बूस्टर मीन्स कि कभी कभार होता है कि इतना ज़्यादा इंटेंस डिजास्टर होता है कि इवन की जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी है ना, वो भी मतलब कांपने लगते हैं, लेकिन टीम लीडर ऐसा होना चाहिए, वो उनका मोरल बूस्ट करना चाहिए। अभी हमारे टीम का फाइनल रहता है या मैच रहता है, मैं चिल्लाता हूं उन पे ये करो वो करो, वो क्या होता है, वो डांटना नहीं होता है, ताकि ये जो मतलब इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डाउन हो चुकी है, मेरे चिल्लाने से, मेरे मेरे बैक करने से वो कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। दैट मीन्स कि मैं अपनी टीम का मोरल बूस्ट कर रहा हूं। तो टीम लीडर सर्च एंड रेस्क्यू टीम में भी ऐसा होना चाहिए जो अपनी टीम का मोरल, क्योंकि ड्यूरिंग सर्च एंड रेस्क्यू जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, ये बहुत थक जाते हैं, तो इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इनकी बॉडी जवाब करती है। तो टीम लीडर ऐसा होना चाहिए, इनको बूस्ट अप करना चाहिए कि नहीं हमें और भी काम करना है। तो लीडर ऐसा होना चाहिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम का, जो मोरल बूस्टर, जो टीम मेंबर्स का जो मोरल है वो अप करे, कॉन्फिडेंस लेवल उनकी बढ़ाए। ही शुड बी अ प्रोफेशनल डिसीजन मेकर। यहां पर हम हमेशा टीम में क्यों एक ही कैप्टन रखते हैं, दो क्यों नहीं? सिर्फ टीम की बात हम नहीं करेंगे, हम बाकी भी चीज़ों की, अगर हम अपनी फैमिली की बात करेंगे, अपने घर की बात करेंगे, वहां पर भी एक सोल डिसीजन मेकर होता है, और वो हमने किसी को मतलब सोच कर बनाया होता है। हेड ऑफ द फैमिली सोच कर चुना हुआ होता है, या सीआर होता है, क्लास में आपका सीआर होता है, ठीक है ना। क्यों दो क्यों नहीं, एक ही क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई डिसीजन लो, क्योंकि जो ये लीडर होता है ना, जो लीड कर रहा होता है, चाहे वो किसी टीम को लीड करे, सपोर्ट्स टीम को लीड करे, क्लास को लीड कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है, या घर को लीड कर रहा है, वो हमेशा जब भी उसे कोई डिसीजन लेना होता है ना, वो आगे की सोचता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं इन नियर फ्यूचर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो ये नहीं देखता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखता है, वो लॉन्ग टर्म में देख रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद करूँगा क्या। मैं हमेशा क्या करता हूँ, हम हमेशा क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि अपने से बड़े किसी को पूछे, जो मतलब जो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या कुछ और किया, एज से बड़ा, जिसको एक्सपीरियंस। क्यों, मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकता? ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसा वैसा डिसीजन लिया जिससे मेरा फ्यूचर स्पॉयल हो सकता है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं जी मुझे अब ग्रेजुएशन की मैंने, अब मैं सिविल्स के लिए जाऊँगा या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, ठीक है, अब मैं किससे पूछूंगा? जिसने ये चीज़ की है, जिसने सिविल्स किया है, मैं उसको जाकर बोलूँगा कि भाई मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की, क्या मैं सिविल्स के लिए जाऊँ? वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि आपका डिसीजन ये होना चाहिए। अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो मैं ऐसे ही बंदे को ढूंढूंगा
ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। यहां पर जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम में जो लीडर होगा, जब भी उसको डिसीजन मेकिंग लेनी होगी ना, सो क्या गैस आसन प्रोफेशनल डिसीजन मेकर होने की, मतलब माइंड में जो आया बोल दे, हाँ करो ये, इस साइड से जा, ये करो वो करो, नहीं, सोच के अपनी टीम को गाइड करना है, डिसीजन लेना है, क्या हमें यहाँ पर जाना है, इतनी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है, इतने ज़्यादा फ्लड्स हो रहे हैं, उस टाइम पे मुझे अपनी टीम का भी सोचना है, क्या मेरी टीम का कोई मेंबर, उसकी जान मत जा सकती है ड्यूरिंग दिस डिजास्टर। ये डिसीजन किसको लेना है, टीम लीडर। और यहीं पर एक टीम लीडर की क्वालिटीज का पता चलता है कि ये डिसीजन मेकर है, प्रोफेशनल डिसीजन मेकर है कि नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट ही शुड बी ए प्रोफेशनल डिसीजन मेकर। कौन, टीम लीडर, जो किसका हो, सर्च एंड रेस्क्यू टीम का। फोर्थ, द लीडर ऑफ द टीम इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ होल टीम। नो डाउट, ये बस ये नहीं सोचेगा कि मैं टीम लीडर हूं, मैं वहां पर बाहर बैठूंगा चेयर पे, ये सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे, वहां पर विक्टिम्स को लाएंगे तो मैं देखता रहूंगा। ये चीज़ नहीं है। ये रेस्पॉन्सिबल भी रहता है कि अगर मैं अपनी टीम को ले जा रहा हूँ इस डिज़ास्टर साइट पे, यहाँ पर डिज़ास्टर हुआ है, यहाँ पर फ्लड्स है, तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं भी रेस्पॉन्सिबल, कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हाँ, खतरा इन द सेंस किस चीज़ का, अगर मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ ड्यूरिंग फ्लड्स, मैं डूब सकता हूँ, इसके लिए मेरा टीम लीडर रेस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन जो मुझे, मेरा जो प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए, जो हमें आगे पढ़ना है कि जो टीम लीडर, ये जो टीम कंपोजिशन है, जो टीम सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके पास क्या क्या खुद इक्विपमेंट्स होने चाहिए इनकी सेफ्टी के लिए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है टीम लीडर। टीम लीडर पहले चेक करेगा, मैं निकल रहा हूं सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, टीम लीडर मुझे पहले चेक करेगा, क्या इसने हेड गियर पहना है, क्या इसने वो लाइफ जैकेट पहना है अगर फ्लड्स में जा रहा हूँ, ठीक है, क्या इसने ये इक्विपमेंट अपने साथ लिया, ये चीज़ अपने साथ ली, वो पहले टीम लीडर पूरा चेक करेगा। अगर उनकी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचता है टीम मेंबर को, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है, टीम लीडर। ठीक है, तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक टीम लीडर में, तभी वो एक टीम को लीड कर सकता है, पर्टिकुलर ए सर्च एंड रेस्क्यू टीम। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, इसमें आपने ये देखा मेन है इसमें सर्वाइवल स्किल्स। सर्वाइवल स्किल्स में आपको पहले याद रखना है सर्च एंड रेस्क्यू, उसके बाद हमें पढ़ना है फर्स्ट एड, कि जब हम सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं उसके बाद हम फर्स्ट एड देते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर nicely